लीजिए अपन स्टार्ट करते हैं साथियों PYQs क्वेश्चंस की सीरीज। और इस पे मैंने सबसे पहले लिया है आपके वेक्टर का टॉपिक ही, जैसा कि मैंने पिछले पेपर्स में पिछले वीडियोस में ले रखे हैं। यहाँ आप देखिए कि इसने b प्लस सी प्लस ए प्लस बी की वैल्यू पूछी है, ठीक है। अब यहाँ बड़े ब्रैकेट का मीन पता होना चाहिए। तीन वेक्टर दे रखे हैं ABC, तो जब कभी तीन वेक्टर ABC इस तरीके से हो तो आपको क्या ध्यान रखना पड़ेगा, ये जो सिस्टम आपको पता हो इन सब के ऊपर वेक्टर लगा हुआ है। अब मैं बार बार वेक्टर नहीं लगाऊंगा टाइम बचाने के लिए। तो इस कंडीशन में ये बन जाता है A डॉट लगा दिया आदत पड़ गई इसलिए B क्रॉस C। अगर ये सिस्टम चलता है आगे से आगे ABC BCA CAB चलता है, तो आपको याद रखना पड़ेगा A B और C ये इस तरीके से क्रम चलता है, ठीक है। अब मैं इसको इसमें यूज करूं तो ये आपके बन जाएगा, इस B प्लस C को तो आप बाहर रहने दें, और अब इसको छोड़ करके क्योंकि डॉट आ रहा है और फिर अंदर क्या बन रहा है आपके C प्लस A क्रॉस A प्लस B। अब हम एक काम करें, इस बाहर वाले को तो यूं का यूं पड़ा रहने दें, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा अभी। और इसको एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले तो C क्रॉस A, देखिए C क्रॉस A प्लस C क्रॉस B, और फिर क्या बनेगा A क्रॉस A प्लस A क्रॉस B। लो ये तो आपके हो गया क्या, 0। अब आपके पास ये तीन बचे, तो ये तीन बचे तो आप एक एक के साथ ले लें B प्लस C, और पहले इससे सेट करें। देखो बहुत बड़ा तरीका, तो पहले इसको ये ले लें, तो ये क्या बनेगा, डॉट प्रोडक्ट है ध्यान देना, तो ये B डॉट C क्रॉस A बन गया, ठीक है। फिर प्लस C डॉट C क्रॉस A, ये 0 हो गया। देखो CA बन जाएगा। मैंने कहा कि इसमें दो समान आते ही 0 हो जाएंगे क्योंकि C क्रॉस E 0, तो ये तो हमारा काम खत्म हो गया, इसका काम हो गया। अब इसको इससे ले मैं सेकंड वाले से, तो ये क्या बनेगा देखो प्लस B डॉट और C क्रॉस B। लो ये भी खत्म, B भी दोबारा आ गया, ठीक है, ये भी कैंसल। और अगला फिर इसका किससे लेंगे, इसके साथ में C के साथ में, तो ये बनेगा C डॉट C क्रॉस B। लो दोनों ही उड़ गए, ये भी खत्म हो गया। देखो दोबारा क्या CC। अब अपन इसी का वापस इसके साथ लेते हैं लास्ट वाले के साथ में, तो ये बनेगा देखो B डॉट A क्रॉस B। लो ये भी खत्म हो गया, ठीक है। अब रहा C, तो ये C डॉट A क्रॉस B। आप देखिए बाकी सब उड़ गए, ये 0 ये 0 ये 0 और ये 0, केवल दो बचे हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला। और इनमें आप क्रम देख लें BCA CAB, तो देखो ये BCA और CAB सेम आ रहा है, इसका मतलब ये बन जाएगा आपके ABC प्लस दूसरा वाला भी बन जाएगा ABC, तो ये 2 आपके क्या बन गया ABC। यही तो आपके आंसर है। बस ये तरीका अपने को पता होना चाहिए ऐसे। अब ये मैंने क्वेश्चन एक है, लेकिन इस थ्योरी पर बेस्ड क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। हमें थ्योरी समझ में आ गई है इस क्वेश्चन में कि हमें ऐसे में करना क्या होता है, क्या क्या चीजें ध्यान रखनी होती है। अगर इन्हीं में ये अगर रिवर्स होता है, एक भी क्रम बदल जाता, तो यहाँ पर अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ अगर क्रम बदलता है, इसमें से अगर एक ही चक्र चेंज हो जाता, अगर मान लो इसमें BCA मान लो BCA है और ये इस BAC हो जाता, तो यहाँ साइन चेंज होता, और साइन चेंज होते ही इसकी वैल्यू 0 हो जाती है, ये माइनस ये हो जाता है। तो RPSC में इस तरीके की गड़बड़ी की जाती है, वो क्वेश्चन नहीं दे करके यहाँ B प्लस C प्लस A और यहाँ वो B प्लस A कर देगा, ध्यान रखना। और वहां ऑप्शन में जो इसके आंसर 2ABC एक मानक रिजल्ट है, ये उसमें ऑप्शन में आपको मिलेगा, तो आप 2ABC मत कर देना क्योंकि उसने यहां पर क्रम चेंज कर दिया है। तो आपको एक करके देखना पड़ेगा कि 0 हो रहा है या नहीं, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हो सकता है 2 का क्रम बदल दे, तो 2 का क्रम बदलने से फिर से वो रिजल्ट बदल जाएगा। तो आपको ये पैटर्न इतना तो अपनाना ही है, तभी आपका क्वेश्चन सही बैठ पाएगा। आप बिना सोल्व किए कोई भी क्वेश्चन वहां पे डायरेक्ट आंसर देने की कोशिश नहीं करें। मानक रिजल्ट तो रेयरेस्ट केस में आते हैं, उनमें वो हल्का सा चेंज करता ही है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन आपका है वेक्टर का ही। यहां कह रहा है कि ABC 3 यूनिट वेक्टर्स हैं,
एक एक वर्ड काम का है। दूसरी बात इस तरह दे रही कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, दो चीजें गिवन है, एक तो ये फर्स्ट वाली बात, दूसरी सेकंड वाली, और ये कह रहा है कि इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है डॉट डॉट में तीनों की। ठीक है, अब यहाँ यूनिट वेक्टर का मतलब क्या हुआ? यूनिट वेक्टर का मतलब ये हुआ अगर वो यूनिट वेक्टर है तो उसका मोड करोगे और उसका स्क्वायर करोगे तो 1 हो जाएगा। ऐसे ही बी है तो इसका भी स्क्वायर करोगे तो 1 हो जाएगा, सी है और इसका स्क्वायर करोगे तो 1 हो जाएगा। ये है यूनिट वेक्टर की कंडीशन। अब हम एक काम करते हैं, जो सेकंड कंडीशन दे रखी है उस सेकंड से लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब स्टार्ट का क्या करना है, आप इसका स्क्वायर कर दें यार, कुछ नहीं है, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल टू 0, ये वेक्टर है 0 हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर करोगे तो देखिए आपके पास में इसका स्क्वायर बनेगा, ये इसका भी स्क्वायर बनेगा, सी का भी स्क्वायर बनेगा, और प्लस 2 a डॉट बी 2 b डॉट सी प्लस 2 c डॉट a इक्वल टू 0 उधर है। अब आप देख लीजिए, ये तो यूनिट वेक्टर है तो a स्क्वायर बी स्क्वायर ये तो तीनों मिलके क्या हो गए आपके 3, और फिर बचा अंदर 2, ये a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट a, इन पर वेक्टर लगा देना पर, ठीक है, इक्वल टू 0। तो आप देख लीजिए क्या आ गया, a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट a, मैं एक ही लगा देता हूं इनके ऊपर, तो कितना आ गया माइनस का 3/2। यही तो रिक्वायर्ड आंसर है। इसमें बस कुछ नहीं है, अपने खाली प्रॉपर्टीज और थ्योरी ध्यान रखनी है। क्वेश्चन उन्हीं थ्योरी के इर्द गिर्द चलता है, टू एंड फ्रो। आपको थोड़ा सा आपस में सेट करना है टर्म्स को, एक एक टर्म के बारे में जानकारी होनी चाहिए, तभी आपका क्वेश्चन सही हो पाएगा। इस क्वेश्चन में पूछा है प्रोजेक्शन, प्रक्षेप, और ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है। कितनी बार एग्जाम में सिंपल सिंपल क्वेश्चन भी आते हैं, ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन वो घुमा फिरा के ही दे, ऐसा जरूरी नहीं है। 50% क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, और अगर डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं तो यार फॉर्मूले तो याद करने हैं, फॉर्मूले याद करने और याद रखने हैं, और फिर उनको अप्लाई करना आ जाए तो हमारा सिलेक्शन हो रहा है ना। 50% क्वेश्चन है तो दिक्कत क्या है? यहाँ देखिए प्रोजेक्शन पूछा है, अब ये पूछा है आरपीएससी 2022 के अंदर प्रोजेक्शन पूछा है, डायरेक्ट दो वेक्टर दे रखे थे, तो यहाँ ए, बस ध्यान रखना ए ऑन बी, तो यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा प्रोजेक्शन का मतलब होता है ए का बी पर प्रक्षेप निकालना है। तो ये होता है आपके, डायरेक्ट लिख देता हूं मैं, ए डॉट और बी पर निकालना है, तो ध्यान रखना ए डॉट बी आएगा और नीचे मोड ऑफ बी आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगर बी का ए पूछे ए पर तो ये ए और इसके नीचे ए आ जाएगा। अब इसको आपको टेक्निकली याद रखना है, मतलब कंफ्यूजन होकर के उल्टा सीधा मत कर देना। बी पर है तो ये बी के ऊपर है, ये देखो ये बी के ऊपर है, ये ए डॉट बी, यूं याद रखना। और अगर ए का पूछे ए पर तो ए नीचे आ जाएगा, तो ए के ऊपर ए डॉट बी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ध्यान रखना। तो हम कर लेते हैं, ए डॉट बी तो डायरेक्ट कर लो ना, ये 6 - 3 और +5, और नीचे बी का मोड करना है, यानी कि 4 + 9 + 1, तो ये आपके रिजल्ट क्या आ जाएगा, इधर लिख लेता हूं, 6 और 5 11 में से 3 गए तो कितने 8 आ रहे, 6 और 5 11 है ना, ठीक है, 11 में से 3 गए तो 8 ही बचे ना, करेक्ट। और नीचे 9 × 4 = 13 1 14 रूट में, ठीक है। बस यही तो इसका प्रक्षेप है, ये इसने यहाँ पूछा है और कुछ भी नहीं, आंसर हो जाएगा इसका। यहाँ है अब ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का जो पहला क्वेश्चन देखिए, ये थीटा की वैल्यू पूछ रहा है, और इसमें ये कह रहा है कि tan θ = -1 है तो cos θ = 1/√2। थीटा की वो वैल्यू चाहिए जो दोनों का सेटिस्फाई करे। अब इसके लिए वैसे तो अपन ऑप्शन है, तो ऑप्शन से भी अपन रिटर्न चेक कर सकते हैं रिवर्स में, और अगर वो तुरंत याद नहीं है तो हमारा करने का तरीका भी ज्यादा मुश्किल नहीं है। यहाँ देखिए अपन सबसे पहले वाला लेते हैं, फर्स्ट वाला। तो फर्स्ट में जो कह रहा है tan 45 तो हो नहीं सकता, तो ये tan θ = -1 को अपन लिख देंगे tan 135, ठीक है। अब tan 135 के साथ में अपन
अगर ये चेंज नहीं हो तो अपन इसको क्या कर सकते हैं, ये 180 प्लस 135 कर सकते हैं। ठीक है, तो उस केस में -1 ही आएगा देखो दोनों कंडीशन में, और इसलिए हमारे पास में थीटा की जो वैल्यू या तो आएगी 135 डिग्री या फिर आएगी कितना हो रहा 5 और 300 और ये 15 डिग्री हो रहा है 8 3 11 और ठीक है। अब सेकेंड कंडीशन अपन लेते हैं जो कोस थीटा वाली, तो इसमें आप देखो कोस थीटा इक्वल 1/√2 है, तो अपन इसको कोस 45 कर सकते हैं। अब कोस 45 तो है, लेकिन इसके लिए हमारे पास और कौन सा ऑप्शन है, तो वो आपके पास में हो जाएगा 315 करें 360 करें 360 माइनस अगर 45 करें तो देखो वही आएगा 360 में कोस 180 360 माइनस किस में आएगा, ये थर्ड वाले में फोर्थ वाले में आ जाएगा इसमें, तो ये इसी का घर है ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप देखो ये कितना बन गया, कोस 5 में से 0 गया तो 5, 6 में से 4 गए 5 में से 4 गए तो 1 300, देख लो ये आ गया। यानी कि यहाँ आपके आ रहा है या तो कितना 45 या 315, तो आप देख लो दोनों में कॉमन वैल्यू जो आ रही है वो देख लो आप, तो ये थीटा इक्वल टू कितना आ गया 315, या इसको अपन ये भी कह सकते हैं 7π/4 भी कह सकते हैं, आप करके देख सकते हो अगर वो इस फॉर्म पूछे तो। और अगर ये आंसर तो हमारा इसमें आ चुका है, ये वाला 315 आ रहा है, लेकिन अगर ये व्यापक हल की बात करें, व्यापक हल, तो उस कंडीशन में ये हो जाएगा 2nπ + 7π/4। ध्यान रखना आप n की जगह कुछ भी रखो, अब ये दोनों की वैल्यू इसमें वो सेटिस्फाई करेगा। यहां देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आया है, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ लीजिए इसे क्वेश्चन कैसे करते हैं। यहाँ एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दे रखा है, ये कह रहा है कि x की क्या जो वैल्यू है वो 0 से 3π के बीच में कुल कितनी होगी, कितने हलों की संख्या होगी, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछे हैं। तो उस कंडीशन में पहले आप इसको सोल्व कर लो, तो सोल्व करोगे तो क्या बनेगा, ये 2 sin² x और कितना sin x कितना बनेगा 6 sin x और माइनस sin x, फैक्टर करने में टाइम वेस्ट नहीं करें, कोशिश करें कि जल्दी हो जाए। यहाँ क्या बनेगा, प्लस का चलना तो ये प्लस रहेगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में आपके 0, तो ये देखो आपके क्या बना, आप 2 sin² x कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा आपके sin x + 3 - 1 sin x + 3 0, तो आप देखो इसमें sin x इक्वल टू नॉट इक्वल टू तो बनेगा -3 और sin x इक्वल टू 1/√2 बन जाएगा। अब √2 क्या बनेगा, sin स्क्वायर कहाँ से आएगा, तो ओनली साइन ही आएगा ना, मेरे को लगा क्या बात हो गई, तो ये sin x 1/2 आ गया। अब sin x 1/2 यानी कि π/6 की वैल्यू है, ठीक है, तो ये पॉसिबल है। अब हमें देखना कि हलों की संख्या कितनी है, हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक काम करें, चलो पहले अपन ले लेते हैं ग्राफ ये वाला, तो ये देखिए इस तरीके से ये चलेगा, तो 0π 2π और 3π। अब इसमें π/6 कहाँ है, π/6 यहां पर होगा सपोज, ठीक है, यहां तो π/2 हो जाएगा। तो अब जैसे ही याद आप यहां से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लें, कुछ नहीं करें, जैसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की आपके पास में ऊपर देखो 1 2 3 4 बिंदु आ गए, इसका मतलब हलों की संख्या हो जाएगी 4, ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। इसी तरीके से आप अगर इसको ऐसे लें तो 0 से मतलब 3π कह रहा है, ठीक है, तो उस कंडीशन में देखो ये तो हो गया आपके कितना 2π और ये 3π हो गया। अब उस केस में ये यहां आपके हो जाएगा π/6, ठीक है, तो आप देखो कि या तो 360 2π प्लस में बैठेगा, तो देखो 2π प्लस में ये बैठ रहा है, ठीक है, या 3π माइनस में बैठेगा, तो दो वैल्यू ये हो गई, और उस जो इधर आएगी मतलब यहाँ बैठेगी यहाँ पे, है ना, 3π यहाँ बन रहा, तो या तो ये यहाँ होगी या इधर से लो तो यहाँ होगी 3π माइनस, ठीक है, यहाँ से, और
दूसरा सेम ये दोनों कंडीशन है, ये दोनों कंडीशन या तो यहाँ बनेगी या यहाँ बनेगी। तो आपके ये जो तरीके हैं आपको ध्यान में रखने हैं, इससे आप कितने हलों की संख्या आ जाएगी। सबसे बेटर तरीका आपका ये है, इसको यूज कर लें। वैसे ये भी हो सकता है, आप इसमें करके देख सकते हो, पाई माइनस 6 है, पाई माइनस पाई बाई 6 है, 3 पाई माइनस पाई बाई 6 है, यहाँ से दिख रहा है। अब यहाँ तो क्या 2 पाई प्लस पाई बाई 6 और यहाँ 3 पाई माइनस पाई बाई 6, यहाँ वापस पाई माइनस पाई बाई 6 और यहाँ ओनली डायरेक्ट पाई बाई 6, ऐसे ये तरीका इसमें काम आएगा। ट्रिग्नोमेट्री का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि आपको थीटा की वैल्यू माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 के बीच में फाइंड करनी है। अब यहाँ थोड़ा इक्वेशन को ठीक से देख लो आप, वहां 2 के ऊपर पावर 10 स्क्वायर थीटा है, ठीक है ना। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार अपन जितना कुछ जानते हैं सेट तो कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा आपके क्या 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर को अपन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा और बाकी टर्म जो है एज इट इज छोड़ लेते हैं। अब सब में 10 स्क्वायर आ गया, अपने काम करते हैं, 10 थीटा इक्वल टू अपन क्या पुट करें टी स्क्वायर में। चलिए काम करो, इसको जेड मान लो, थोड़ा सुविधा हो जाएगी। तो 1 माइनस जेड और 1 प्लस जेड, तो ये जेड 1 माइनस जेड स्क्वायर बन जाएगा और ये बन जाएगा आपके क्या 10 स्क्वायर को माना ना अपन ने, तो 1 माइनस जेड 1 प्लस जेड और ये प्लस 2 पावर बन जाएगा जेड इक्वल टू 0। अब हम इसमें क्योंकि इसको सोल्व करना है, सोल्व तो देखो मुझे भी नहीं आता, हमें वो वाली चीजें न्यूटन राफसन वगैरह उसमें जाना पड़ेगा, कोई भी डायग्राम से हो पाएगा। तो हम एक काम करें, इसमें सेट करते हैं, सपोज जेड इक्वल टू 1 पुट करो तो 0 नहीं आ रहा, 2 पुट करो तो ये 4 हो जाएगा तो भी नहीं आ रहा, 3 पुट करो 1 माइनस 3 स्क्वायर है ना, यानी कि कितना हो जाएगा माइनस का 8 हो रहा है, 3 से हो रहा है देखो 3, तो ये देखो ये माइनस का 8 और प्लस का 8 0 बन गया, ठीक है। अब हमारा काम बहुत इजी हो गया, जब Z3 आ गया तो हम इसमें ले सकते हैं 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3, तो 10 थीटा इक्वल टू √3 प्लस माइनस में हो जाएगा, इसमें कोई विशेष बात है नहीं, ठीक है। तो अब इसमें 10 स्क्वायर ये आ रहा है तो डायरेक्ट लिख लो ना, तो कोई खास बात ही नहीं है। 10 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक तो हो जाएगा 10 पाई बाई √3 किसका आता है 10 60 की वैल्यू, तो ये पाई बाई 3 और दूसरा एक तो प्लस का हो जाएगा ना, एक माइनस का 10 पाई बाई 3 हो जाएगा, मतलब इसको माइनस अंदर कर दो आप। तो उस कंडीशन में आपके ये थीटा की जो वैल्यू बनी वो एक तो पाई बाई 3 हो सकती है, दूसरी माइनस पाई बाई 3 हो सकती है, जो आपके इसमें दे रखा है। और वैसे भी आप इसमें वैल्यू रिवर्स पुट करके भी आप सेट कर सकते हो, तो भी आपके क्वेश्चन हो जाएगा। अब चलते हैं अपन कॉन्जुगेट यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर की तरफ, आयोटा वाली। अब इसमें इसने क्वेश्चन दिया है, कह रहा कि जो पहली जो डिजिट है ना sin x प्लस आयोटा cos 2x, ये दूसरी का कॉन्जुगेट है, संयुग्मी है। हम एक काम करते हैं, इसके अंदर इसको तो ले लेते हैं Z1 और इसको ले लेते हैं Z2। जब ये इसकी संयुग्मी है, इसका मतलब ये हुआ कि Z1 बार इक्वल टू Z2, ठीक है, भले उसको कर दो। तो अब उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, Z1 बार Z2 है तो Z1 का बार कर दो, तो ये क्या बन जाएगा आपके sin x माइनस आयोटा cos 2x, ठीक है, इक्वल टू Z2 आपके पास दे रखा है cos x माइनस आयोटा sin 2x। बस अब आप कंपेयर कर लो, तो कंपेयर करते ही क्या बन जाएगा, इसके अंदर ये चेंज होगा ना, बार है इसलिए मैंने चेंज कर दिया, साइन ध्यान रखना, कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, कॉन्जुगेट का मीन पता होना चाहिए। ये प्लस में है तो आयोटा वाले का साइन चेंज कर दो, इससे आपकी ये कॉन्जुगेट बन जाएगा। अब आप कंपेयर कर ले तो ये आपके किसके इक्वल हो रहा है, साइन x इक्वल टू कोस x, और ये आपके किसके इक्वल हो रहा है, इसके इक्वल, तो कोस 2x इक्वल टू साइन 2x। तो यहाँ तो बनेगा आपके साइन x इक्वल टू 1 और यहाँ आपके बनेगा 10 2x, 10 बोला है ना, 10 2x इक्वल टू 1। अब आप देखो दोनों केस में x की वैल्यू 1 है, 2x की वैल्यू 1 है, तो उस केस में आप यहाँ देखो कि यहाँ तो x इक्वल टू क्या बनेगा, पाई बाई 4
3π/4 क्या बनेगा, 5π/4 है ना का, यही बनेगा। और यहाँ बनेगा देखो π/8 से चलेगा इस तरीके से। तो उस केस में आप देख लो कि इनमें से कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं है ना, कॉमन तो इसमें कोई है ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। आया समझ में? यहाँ एक डिटर्मिनेंट्स दे रखी है और इसका दे रखा है वैल्यू 0। ये कह रहा है कि x की किस वैल्यू के लिए ये स्वतंत्र है, ठीक है। तो अब मूल निकालना, हम एक काम करें इसको, क्योंकि 1 1 आता है तो ऐसे में को सोल्व करना ही पड़ेगा, पर रिवर्स वैल्यू पुट कर सकते हैं, दोनों में से एक उपाय। तो बात तो वो रिवर्स वैल्यू पुट करेंगे तो सोल्व तो करना ही पड़ेगा इसको। तो हम एक काम करते हैं, इसमें लगा लेते हैं R1 टेंड्स टू R1 माइनस R2 और R2 टेंड्स टू R2 माइनस R3 कर लेते हैं। वो भारी काम नहीं, क्योंकि मैंने ये 1 और 2 किया तो यह दोनों जगह 0 आ जाएगा। देखो आप, तो ये क्या बन गया आपके x R1 की जगह रहे R1 माइनस R2, तो x माइनस बीटा और अल्फा माइनस x ये 0, फिर ये बीटा माइनस बीटा 0 और x माइनस गामा 1 माइनस 1 0, फिर ये बीटा और गामा और 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आप सोल्व करो तो तरीका वही रहेगा। इसमें क्या बनेगा, x माइनस बीटा और इन दोनों का मल्टीप्लाई करो तो ये क्या बना, x माइनस गामा और ये 0 हो गया, ठीक है। फिर माइनस अल्फा माइनस x, अब की बार ये और ये तो हो गया 0 माइनस, और ये दोनों बचा तो ये भी 0, काम खत्म। फिर प्लस 0, तो लो अब आप देख रहे हो बहुत भारी लगेगा, क्या बचा 0, तो ओनली ये टर्म बच रही, यानी कि आपके x इक्वल टू क्या आया, बीटा और गामा। मतलब ये देख लो ऑप्शन क्या सही होगा, बताओ कमेंट करके, जैसा क्वेश्चन पूछा उसकी बेस पे। लीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर का नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ x क्यूब पूछा है तो आप क्या करोगे, a प्लस बी होल क्यूब करके निकालने की कोशिश करोगे। ध्यान रखना ये तो ठीक है, ये तो मैंने चलो क्यूब पूछ लिया है, अगर यहाँ x की पावर 10 पूछ ले, 15 पूछ ले, 100 पूछ ले, तो भी जो तरीका यूज करना है उससे आपके उस सब की वैल्यू आ जाएगी। या क्यूब पूछा तो यूनिक आप उसमें लग जाओ। देखिए आपको अगर पता हो तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है माइनस आयोटा माइनस √3/2, ठीक है। अब इसमें यहाँ जो दे रखा है उसके बेस पे ये आपके क्या बन जाएगा, देखो x इक्वल टू ये पूरी टर्म क्या बन रही, माइनस का ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब ऐसे कंडीशन में क्या होगा, ये बन जाएगा आपके, पूछा क्या क्यूब है तो आप क्यूब लगा ले दोनों तरफ, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर होल क्यूब, तो ये आपका -1 क्यूब तो आप बाहर ले ले और ओमेगा क्यूब अंदर रख करके स्क्वायर बाहर ले आए, तो क्या बना, ओमेगा क्यूब क्या होता है 1। ये तो हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर का नाम आते ही याद रखने ही, ये दोनों इकाई के घनमूल की बात मैं कर रहा हूं, 2 इक्वेशन इसके लिए हैं, ठीक है। तो उस केस में ये बन जाएगा आपके माइनस का 1, दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। अगर यहाँ ये पूछता कि x की पावर 19 तो भी हम कर सकते थे, आपको x की पावर 19 की वैल्यू इसमें निकाल के बतानी है, कमेंट में आंसर क्या होगा। चलिए अपन 2D में चलते हैं पैराबोला पर। अब पैराबोला में इसने क्वेश्चन क्या पूछा है, एक y² = 4x जो पैराबोला है, इस पैराबोला का जो नॉर्मल है अभिलंब वो P81² 281 से गुजरता है। अगर यही अभिलंब पुनः 82² 282 से गुजरे तो T2 की वैल्यू क्या होगी। देखिए अभिलंब का समीकरण हम जानते हैं, Px1 y1 पर y माइनस y1 इक्वल टू माइनस का क्या होता है y1/2a x माइनस x1। ये कैसे बनता है याद हो गुर, तो y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1 होता है। और पैराबोला के लिए आप इसमें देख लो m क्या होगा 2y dy/dx और ये 4a, ठीक है। ये y1 कर दो तो ये 2 से 2 कैंसिल, क्या होता है y डैश इक्वल टू क्या हुआ 2a/y, ठीक है। तो ये m इक्वल टू 2a/y है, तो उस कंडीशन में ये जो है
आपके उल्टा हो जाएगा, ये m आ रहा है ना, तो अभिलंब के लिए y/2a बन जाएगा। तो ये बन गया आपके, देखो ये स्पर्श रेखा के लिए अपन करते हैं। अब इसमें आप वैल्यू पुट कर दें तो y माइनस y1 यानी कि at1 स्क्वायर इक्वल टू माइनस y1 यानी कि 2at1 अपॉन 2a x माइनस x1 आपके पास में है 81 स्क्वायर। हमने पहला पॉइंट रख दिया। अभी कह रहा कि ये अभिलंब है, फिर से इस पॉइंट पर मिलता है, तो कुछ नहीं करना, आपको ये एक्स वाई की जगह वैल्यू पुट कर देनी है। तो ये बन जाएगा at2 स्क्वायर at1 स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ तो क्या बचा माइनस का t1 और x की जगह at2 स्क्वायर माइनस at1 स्क्वायर। तो a से a तो कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ देखो आप t2 प्लस t1 और t2 माइनस t1 और यहाँ क्या हुआ यहाँ y1 पुट किया ना, तो स्क्वायर कहाँ से आ जाएगा, स्क्वायर तो इसमें आएगा ही नहीं, इसमें आएगा 2at1। ठीक है, तो ये 2at1 दोनों जगह मिस्टेक कर दिए, तो ये a और ये 2। ठीक है, तो यहाँ से आपके देखो ये 2a तो आकर के पूरा, ये 2a से 2 कैंसिल, तो यहाँ आपके पास क्या बच रहा था 2 ओनली, और इधर आपके क्या बन जाएगा, ये देखो ये भी स्क्वायर नहीं था ना, तो उस कंडीशन में केवल t2 माइनस t1 ही बचेगा, ये पद तो इसमें आएगा भी नहीं, है ना। कितना भी जल्दी करो मिस्टेक तो हो जाती है। फिर ये t2 प्लस t1 और t2 माइनस t1 ये आपके कैंसिल हो गया, देख लो आप। तो फाइनली आपके t2 माइनस t1 इक्वल टू क्या बचा 2 अपॉन t1 माइनस का, तो ये आपके t2 इक्वल टू क्या बन जाएगा, ये माइनस में आ रहा है तो क्या बनेगा आपके माइनस t1 माइनस 2 अपॉन t1 आ रहा है। ये माइनस का चक्कर क्यों पड़ा, हाँ नहीं पड़ेगा, ये बाहर माइनस था ना, तो उल्टा हो जाएगा, आप देख लो, है ना। ये माइनस t1 चल रहा था, तो ये उल्टा हो जाएगा, तो उस कंडीशन में t2 इक्वल टू माइनस t1 माइनस 2 अपॉन t1 आ जाएगा। ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इस पर इसने अलग अलग तरीके से मिक्स करके क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपका बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। उसने क्या किया था कि यहाँ पर ये जो पॉइंट दे रखे हैं, इस पॉइंट पर a और 2a कर दिया, ठीक है ना, ऐसा ये फर्स्ट गेट के अंदर पूछा है। तो आपको सावधानी बरतनी है, जल्दी के चक्कर में आपके ये कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हो, आपको इतना तो टाइम उसमें देना ही है, इतनी स्टेप तो उसमें लिखनी ही है, रफ करो तो भी, कि आप आंसर तक पहुंच जाएं, बीच में प्लस माइनस की मिस्टेक नहीं हो। जैसे कि मैं 2-3 बार इसमें भी चुका था, तो ये गलती आपको वहां नहीं हो, या आपको संभलना पड़ेगा। ऐसी गलतियां अक्सर वहां पर होती है, ठीक है, आपको सावधानी बरतनी होगी। कितना प्यारा क्वेश्चन दिया है, ये कह रहा है कि एक पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 4x, इसकी परस्पर लंबवत स्पर्श रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु का बिंदुपथ क्या होगा, ये दे रखा इसने। अब लंबवत स्पर्श रेखाएं लेनी है, तो 2 इक्वेशन निकाल लेने। चलो एक काम करते हैं, अगर इसकी एक कोई लाइन है y इक्वल टू mx प्लस सी, अगर ये इसकी स्पर्श रेखा हो तो आपको कुछ चीजें तो याद होनी चाहिए, c इक्वल टू a अपॉन m हो जाएगा। तो इसकी जो स्पर्श रेखा बनेगी, मैं इसको L1 नाम दे दूं, वो हो जाएगी y इक्वल टू mx प्लस a अपॉन m। आपको याद आ गया होगा कि ये स्पर्श रेखा का समीकरण डाल रूप में, ठीक है। अब हम एक काम करें, L2 की बात करें, तो जो इसकी लंबवत हो, ठीक है ना, L2 परस्पर L1 के लंबवत हो, तो L2 जो बनेगी वो एक काम करता हूं मैं, y इक्वल टू माइनस 1 अपॉन m प्लस a अपॉन माइनस 1 अपॉन m कर दूं, ठीक है, क्योंकि m1 m2 इक्वल टू माइनस 1 होता है, m2 इक्वल टू माइनस 1, ये बात अपन जानते हैं। ऐसा करने से हमारे ये y क्या आ जाएगा, देखो आप, ये मतलब इसमें x तो लगेगा ही, तो ये क्या बना माइनस 1 अपॉन mx, और माइनस का ये m ऊपर चला जाएगा am, ठीक है। अब इनको अपने को सोल्व करना है आपस में, क्योंकि प्रतिच्छेद बिंदु पूछा है, तो एक काम करो ना, ये y और y दोनों को इक्वल कर दो,
तो इक्वल करते ये क्या बन जाएगा आपके mx प्लस ए अपॉन एम इक्वल टू माइनस का x अपॉन एम माइनस एम ए। तो देखिए इसको सोल्व कर लें आप, तो ये क्या बन रहा है देखो आप, m दोनों में से 1 अपॉन एम और बाहर x प्लस इन दोनों में से a कॉमन ले लो, तो ये 1 अपॉन एम प्लस एम इक्वल टू 0। तो देख लो आपके एम स्क्वायर इक्वल टू -1 भी आ गया जो लंबवत बता रहा है, और दूसरा आ रहा है x प्लस ए इक्वल टू 0 जो कि इसने प्रच्छेद बिंदु पूछा है, तो आपके यही तो आंसर आ रहा है। आया समझ में? और वास्तव में ये किसका समीकरण है? ये एक परवलय जो होता है उस परवलय की नियता का समीकरण है, x इक्वल टू -a डायरेक्ट्रिक्स का। बस ये आपको समझना पड़ेगा, क्वेश्चन कोई भारी नहीं आते, सिंपल ही आते, आपको खाली समझना पड़ेगा बस क्वेश्चंस को। अगला अपन टॉपिक लेते हैं एपी जीपी एचपी का, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी। देखिए क्वेश्चन दे रखा है ये एपी का है, अब यहाँ सीधा क्वेश्चन पूछा है, कोई भारी बात नहीं। ये कह रहा है कि एक एपी है, उसके लिए n पदों का योगफल दे रखा है 2n प्लस 3n स्क्वायर। आपको nवा पद यानी कि rवा पद पूछा है, रियल में यहाँ इसने पूछा क्या है, rवा पद, तो अपन nवा निकाल लेते, वही rवा हो जाएगा। हम एक काम करते हैं, sn दे रखा है तो हम इसमें एक पद या तो पहले वाला निकाल लेते हैं या बाद वाला निकाल लेते हैं, जस्ट उत्तरोत्तर पहले वाला या बाद वाला। तो उस केस में यहाँ पर क्या बन जाएगा 2 और n की जगह बन गया आपके n-1 3 और ये n-1 होल स्क्वायर, ये बन जाएगा 2n-2 प्लस 3 और n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1, तो ये बन गया आपके क्या 2n-2 प्लस 3n स्क्वायर माइनस 6n प्लस 3, यानी कि 3n स्क्वायर और ये माइनस का 4n और 3 में से 2 गया प्लस 1। अब हम पद जो निकालते हैं tn वाला, तो ये हो जाता है sn माइनस sn माइनस 1, मतलब sn आपके दे रखा 2n प्लस 3n स्क्वायर, sn का मान अपन ने यहां से रख दिया। अब इसमें माइनस ही करना, तो ये वाला पद माइनस कर लो, तो ये 3n स्क्वायर प्लस 4n माइनस 1, तो ये कैंसल आपके, तो देखो 6n माइनस 1, तो इसने tr वा पद पूछा, तो ये 6r माइनस 1 इसका आंसर आ जाएगा। आपको ये से सिंपल क्वेश्चन भी आ जाने चाहिए, मैंने कहा हर क्वेश्चन भारी नहीं आता, सिंपल क्वेश्चन भी आते हैं आरपीएससी में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी सीक्वेंस सीरीज का ही है, यहाँ कह रहा है कि एबीसी जीपी में है। दूसरी बात कह रहा है कि 4a 5b 4c एपी में इस प्रकार है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 70, तो b की वैल्यू क्या होगी। अब यहाँ देखिए हम इससे तो नोट कर सकते हैं क्या, b स्क्वायर इक्वल टू ए सी, ठीक है, एक बात तो आ गई है, पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये है, लेकिन इसमें ये शर्त जुड़ी हुई है, ध्यान देना। तो हम ये एपी में है तो अपन सेकेंड वाली बात स्टार्ट कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 5b इक्वल टू 4a प्लस 4c अपॉन 2, यानी कि 5b इक्वल टू 2a प्लस 2c हो गया। ठीक है, अब एक काम करते हैं अपन, मैं इसमें दोनों तरफ, क्योंकि ये a प्लस b प्लस c दे रखा है, तो मैं इसमें इसी को थोड़ा आगे बढ़ा देता हूँ, इसको लिख देता हूँ 2a प्लस 2b प्लस 2c इक्वल टू 140 हो जाएगा, डबल कर दिया। और उसके बाद में 2a देख लो, यहां से मैं इसी में काम करता हूँ 2b प्लस कर लेता हूं, तो 5b प्लस 2b इक्वल टू 2a प्लस 2b प्लस 2c, तो ये पूरी टर्म आपके क्या बन जाएगी, इधर तो हो गया देखो 7b और उधर हो गया आपके 140, तो ये b की वैल्यू क्या आ गई 7 दूनी 14 20 आंसर। लो b की वैल्यू आ गई, देखो अपनी ये वाली शर्त काम नहीं आई, ठीक है, ये तो नहीं, क्या दिक्कत है, अपने को तो क्वेश्चन सेट करना आना चाहिए जो दे रखा है इसने। यहाँ देखो परमुटेशन कॉम्बिनेशन में घुस गए, ये कह रहा है कि 6 फूल है और उससे अपन कितने प्रकार से मालाओं के अंदर गूंथ सकते हैं, मालाएं बना सकते हैं। देखिए अगर आपको पता हो तो अगर n फूल हो, n अब यहाँ फूल दे दिया, मोती भी तो हो सकते हैं, कुछ भी n मोती से माला बन सकती है, तो
n मोतियों से अपन बना सकते हैं 1/2 फैक्टोरियल n माइनस 1। तो उस केस में हमारे पास 6 फूल है, तो 1/2 फैक्टोरियल 6 माइनस 1, तो 1/2 फैक्टोरियल 5, और ये 1/2 5 4 3 और 2 into 1, तो कितने हो गए? 2 से 2 कैंसल, 5 20, 20 दिया 60 तरीके से अपन इन फूलों से मालाएं बना सकते हैं, अलग अलग तरीके से। यहां देखिए कह रहा है कि 4 छात्र और 4 छात्राएं हैं, उनको एक गोल मेज के चारों तरफ बिठाना है, लेकिन कोई भी दो छात्राएं पास में नहीं बैठेगी, ये शर्त दे दी है। हम एक काम करते हैं, सबसे पहले 4 छात्रों को बिठा देते हैं। तो 4 छात्रों के लिए गोल मेज के चारों तरफ बैठने के जो तरीके बनेंगे वो बनेंगे फैक्टोरियल 4 माइनस 1 यानी कि फैक्टोरियल 3 यानी कि 3 into 2 into 1 यानी कि 6। ठीक है, अब इसमें दूसरा, इनके बीच में वापस जो जगह है, वापस कुल 4 छात्रा हैं, तो उनके लिए 4 प्लेस बाकी है। तो 4 छात्राओं के लिए अगर वापस बिठाना है तो वो चारों जगह हैं उसमें, तो 4 छात्राओं को 4 जगह में बैठने के लिए फैक्टोरियल क्या बन जाएगा? डायरेक्ट 4। तो ये हो जाएगा कितना? 4 into 3 into 2 into 1 यानी कि 4 3 12 दूना 24। तो मतलब रिक्वायर्ड तरीके कितने हो जाएंगे? रिक्वायर्ड हिंदी में लिख लेते हैं, तरीके बराबर फैक्टोरियल 3 into फैक्टोरियल 4, 24 6 चौक 24 और 6 दूनी 12 न 13 14, 144 तरीके हो जाएंगे। बहुत बड़े तरीका ध्यान रखना है, ये ऐसे क्वेश्चन लगभग पूछे जाते हैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन में। फिर सम 2D के अंदर घुसे देखिए, और यहाँ सर्कल का क्वेश्चन आ गया। ये कह रहा है कि 2 सर्कल C1 और C2 है, और यहां इसने पूछा क्या है? इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस, मूलाक्ष का समीकरण इसने पूछा है, मूलाक्ष का समीकरण। ठीक है, अब ये मूलाक्ष का समीकरण होता क्या है? मूलाक्ष का समीकरण निकालने के आप कुछ भी नहीं करना है, C1 माइनस C2 इक्वल टू 0 कर लें। जैसे ही आप इसको माइनस करोगे तो देखो, आप यही माइनस कर लो, ये साइन चेंज, ये कैंसल और C से C कैंसल। यहाँ आप देखो ये बन रहा है a माइनस बी एक्स प्लस बी माइनस ए वाई इक्वल टू 0। तो देखो a माइनस बी और x माइनस वाई इक्वल टू 0। आप देख लो a नॉट इक्वल टू b, तो x इक्वल टू y इज द इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस। आपको खाली घटा के देख लेना है, इससे मूलाक्ष का समीकरण आ जाएगा, ध्यान रखना। यहां कह रहा है कि ये दोनों ही सर्कल परस्पर समकोण पर काटते ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करते हैं। तो देखो 2 सर्कल ऑर्थोगोनली अगर इंटरसेक्ट करे तो उसके लिए शर्त क्या होती है? 2g1 g2 प्लस 2f1 f2 इक्वल टू c1 प्लस c2। अब यहाँ g1 g2 f1 f2 निकालने हैं, तो पहले c1 की बात करें तो c1 में केंद्र क्या हो जाएगा? p/2 और माइनस का 3/2, और c2 हो जाएगा माइनस का 5/2 और माइनस का p/2। दोनों आ चुके हैं। C1 C2 आपके पास गिवन ही है, कोई दिक्कत ही नहीं। तो ये C1 और ये C2, तो अब इसमें वैल्यू पुट कर लें आप। 2g1 यानी कि p/2 और माइनस का 5/2 g1 g2 प्लस 2 इंटू f1 यानी कि माइनस 3/2 और माइनस का p/2 इक्वल टू c1 प्लस c2, मतलब माइनस का 5 प्लस 7। बस सोल्व कर लो इसको, तो ये देख लीजिए 10 p बटा माइनस के 4 और माइनस का 6p बटा 4 इक्वल टू 7 माइनस 5 यानी कि 2। तो ये बन जाएगा आपके 10 और 6 माइनस के 16p इक्वल टू उधर क्या बन जाएगा? 4 चौक 4 दूनी 8। तो ये इसमें देख लीजिए आपके p की वैल्यू क्या आ गई?
माइनस का हाफ। अगर प्लस माइनस की मिस्टेक वैसे तो करी नहीं है, आप देख लो आराम से, सही आंसर है। तो ये p इक्वल टू माइनस का हाफ आ रहा है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सेम तरीका है ये ऑर्थोगोनल इंटरसेक्ट करने का है, कुछ नहीं, दो सर्कल जब काटते हैं ना ये, तो जहां से काटते हैं मतलब वहां आपके ये 90 डिग्री होना चाहिए, जो स्पर्श रेखा है 90 डिग्री होनी चाहिए उस बिंदु पर जहां काटते हैं वहां पे। तो साथियों लीजिए मैं नेक्स्ट आपका जो मिक्स क्वेश्चन वाली सीरीज वाला पार्ट है उसमें बढ़ता हूं आगे। आज के भी क्वेश्चन मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट लिए हैं, और सबसे पहले मैं वेक्टर वाले क्वेश्चंस की बात करता हूं, और क्वेश्चन वही ले रहा हूं जो क्वेश्चन आपके पिछले वर्षों में पूछे गए हैं, या उसी तरह के क्वेश्चन पिछले वर्षों में पूछे गए हैं, तो हमें ऐसे ही क्वेश्चन पर फोकस करना है। यहाँ कह रहा है कि आपका एक कोई लाइन सेगमेंट है, ठीक है। अब इस लाइन सेगमेंट में ए और बी मान लेता हूं, तो इसमें ए के जो आपके पोजीशन वेक्टर दे रखा है 6b माइनस 2 है, ठीक है, और बी का आपको फाइंड करना है। ये तो आपके 6b माइनस 2 है, और ए कोई ऐसी लाइन है जिस पर कोई पॉइंट P है, ये पॉइंट P आपके यहां पर है, ठीक है, और ये पॉइंट P इसको क्या कर रहा है, इसको 1:2 में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो उस केस में अब अच्छा एक और दे रखा है कि इस P के पोजीशन वेक्टर जो दे रखा है वो आपके a माइनस बी है। तो उस केस में आपके ये कह रहा है कि इस B के पोजीशन वेक्टर क्या होंगे, ठीक है। तो अब ऐसे कंडीशन में हम जो निकालते हैं उसमें कुछ भी नहीं है, सिंपल सा काम है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर A B और C है जैसे, और ये अगर मान लो y और x में ये इसको डिवाइड कर रहा है रेशो में, तो उस केस में जैसे मान लो अगर A का पोजीशन वेक्टर आपके दे रखा है A और इसका दे रखा है B, तो आपको C के पोजीशन वेक्टर निकालना है। तो इसके लिए क्या बन जाएगा आपके C इक्वल टू, ये जस्ट रिवर्स हो जाएगा, A इससे निकाल लो इसको, a x प्लस इधर वाला जो है b y अपॉन x प्लस वाई। ये फॉर्मूला ध्यान रखना, कुछ नहीं है, दिस इंटू दिस, जैसे कि अपन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं वैसे कर देना। तो यहाँ सेम कंडीशन इसमें क्या बन जाएगी आपके, ये बन जाएगी, देखो आपके यहाँ सेट कर लो इसको, तो ये क्या बन गया आपके 2 इंटू 6b माइनस 2a प्लस, और ये हो जाएगा, इसका अपने को फाइंड करना है तो अपन इसको कुछ जेड मान लेते हैं, जब भी फाइंड करना ना, तो ये 1 इंटू जेड अपॉन आपके x प्लस वाई, यानी कि 1 प्लस 2, और ये आपके किसके p, तो p आपके दे रखा है a माइनस बी, बस इसको मल्टीप्लाई कर लो आप, तो ये हो जाएगा 12b माइनस 4a प्लस जेड इक्वल टू 3a माइनस 3b, ठीक है। तो ये इससे जेड से निकालना है, तो ये क्या बन जाएगा, देखो जेड इक्वल टू 12b और 3b, ठीक है। तो ये 12b इधर ले आओ, तो ये माइनस का हो जाएगा 15b, और 4a इधर ले आओ तो ये हो जाएगा प्लस का 7a। यही तो आपके इस b का पोजीशन वेक्टर है, इसका z की वैल्यू, बस ये ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन एक बेसिक प्रॉपर्टी हमें जरूर पता होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ये भी वेक्टर का ही है, ये कह रहा है कि दो वेक्टर है और वो यूनिट वेक्टर है a और b, और ये कह रहा है कि आपको 2 sin थीटा बाई 2 की वैल्यू बतानी है। अब यहाँ जब यूनिट वेक्टर दे दिया है तो सीधा सीधा हम एक काम करते हैं, a डॉट b यूनिट वेक्टर इक्वल टू यूनिट वेक्टर मोड, और ये कोस थीटा हो जाता है। तो उस केस में आपके इन दोनों की वैल्यू 1 है, तो ये आपके क्या आ गया, कोस थीटा, ठीक है। अब अपन एक काम करते हैं, देखो मोड ऑफ ए यूनिट वेक्टर में इनका अपन माइनस का होल स्क्वायर निकाल लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, यूनिट वेक्टर का स्क्वायर प्लस यूनिट वेक्टर का स्क्वायर माइनस 2 यूनिट वेक्टर मोड, और ये कोस थीटा, ठीक है।
अब इसमें ये बन जाएगा आपके 1, ये बन जाएगा 1 और ये बन जाएगा आपके 2 कोस थीटा। तो उस कंडीशन में आपके ये क्या आ जाएगा आपके, ये अपन ये यूज कर चुके हैं, भले ये अलग से नहीं लिखते तो चलता, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, डायरेक्ट निकाल लेते हैं। तो ये 2 कॉमन लो तो 1 माइनस क्या बन गया कोस थीटा, तो ये 4 माइनस में तो साइन वाला बनेगा फॉर्मूला है ना, या 2 साइन स्क्वायर वाला, तो ये साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो आप देख लीजिए ये आपके मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी होल स्क्वायर इक्वल टू आ रहा है 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये 2 साइन थीटा बाई 2 क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का मोड। बस यही इसने पूछा और कुछ भी नहीं है। और ये क्या है कि क्वेश्चन आगे पीछे कितनी बार पूछता है, कभी इधर की वैल्यू डाल देता है लेफ्ट वाली और राइट वाली पूछ लेता है, कभी राइट वाली डाल देता है लेफ्ट वाली पूछ लेता है। तो मैं रिजल्ट को सेट करना आना चाहिए बस, और इसमें कुछ भी नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहा है ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है। ये कह रहा है कि जेड की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। देखिए जो क्वेश्चन है ये भी 11th ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड का क्वेश्चन आ रहा है, और लगभग मैं 11th और 12th तक के जो मैथ्स की बुक है उसी पर बेस्ड क्वेश्चन ले रहा हूँ। एक बहुत बड़ा पार्ट है आपके सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड के अंदर। यहाँ जेड मैक्स पूछा है, ठीक है। कितनी बार इजी क्वेश्चन होता है और हम उसको ठीक से आंसर तक नहीं पहुंचा पाते हैं। जब ये हमें निकालना है तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको आप सेट कर लीजिए। जेड इक्वल टू जिसकी वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो ये इसको अपन काम करें 2 से मल्टीप्लाई करके और ये √3/2 साइन एक्स प्लस 1/2 कोस एक्स बना देते हैं। तो ये 1/2 और ये आपके बन जाएगा देखो कोस π/6 और ये साइन एक्स प्लस साइन π/6 और कोस एक्स, ठीक है। अब ये क्या बन गया 1/2 और कोस पाई, इसको अपन क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे अपन साइन एक्स प्लस π/6। और अब आपको पता है कि जो साइन होता है, इस साइन की मैक्स वैल्यू जो होती है 1 होती है। तो उस कंडीशन में आप इसको कैसे लिखोगे 1/2 और ये बाहर साइन एक्स प्लस π/6 इक्वल टू, केवल आपको इसको लिखना, अब इसका कोई रोल नहीं है, ध्यान देना, हमें इस पार्ट को ही लेना है। तो इसको तो मैं छोड़ देता हूं, ठीक है। अब इसकी वैल्यू मैक्स वैल्यू 1 होती है, तो ये बन जाएगा साइन, इसको ऐसे लिखो ना, x प्लस π/6 इक्वल टू साइन π/2। तो ये x π/6 इक्वल टू π/2। तो देखो x इक्वल टू क्या आ रहा है इसमें π/2 माइनस π/6, यानी कि इसको मैं 6 बनाऊं तो 3 और ये 6, तो ये 2π/6 यानी π/3 आंसर आ रहा है। बस ये इसमें सिस्टम अपनाना पड़ेगा आपको। हमें कुछ चीजें जो इसमें अननोन होती है उनको यूज करना पड़ता है, हमें जो नजर नहीं आते डायरेक्ट, हम क्या करते हैं कि पूरा कैलकुलेशन में चला लेते हैं। अगर हमने ये बात ध्यान नहीं रखी होती तो हो सकता है अपन इस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, और 2 मल्टीप्लाई करते फिर साइन के लिए साइन की वैल्यू तो -1 की होती है, तो फिर ये 2 आता तो यह प्रॉब्लम क्रिएट करता। इसलिए हमें ध्यान रखना पड़ता है। क्वेश्चन ने पूछा था कि मैक्सिमम वैल्यू। ये है ट्रिग्नोमेट्री का नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन दे रखा है 16 cos 20 40 60 80। आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन किए होंगे, वैसे तो पहली बात तो ये एनसीईआरटी की जो बुक चलती है उसमें तो इस टाइप के क्वेश्चन थे नहीं। पुरानी जो बुक्स चलती है उनमें इस टाइप के क्वेश्चन भी थे, और उसमें आपने 2 sin A sin B 2 cos A cos B वाले फॉर्मूले अप्लाई किए होंगे। अगर आपने या 1/2 करके और या फिर ये 8 बना करके 2 अंदर भेज करके 2 cos A cos B का फॉर्मूला अप्लाई किया है, ठीक है, तो हो तो जाएगा लेकिन बहुत देर लग जाएगी। आप एक काम करें, क्योंकि इसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, उसको आपको सेट करना पड़ेगा। मैं इस काम कर रहा हूँ 16 और ये कोस 60 है, इसको तो मैं पहले अलग कर लेता हूं। और अब ये बन रहा है देखो कोस 20
कोस 40, कोस 80, इस तरीके से। अब एक फॉर्मूला याद होगा कि साइन क्या, कोस वाला चल रहा ना, कोस ए, कोस 2a, कोस 4a, कोस 8a, कोस 2 पावर n माइनस 1a अपॉन कोस क्या, साइन। मतलब हाँ, ये तो ये चलेगा ना, कोस का पद कहां तक है, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है साइन 2 पावर n a अपॉन 2 पावर n और साइन a। ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब जैसे ये करोगे, देख लीजिए आप a, 2a, 4a, एक तरह से वो क्या बोलते हैं जीपी, है ना। तो देखो 20, 40 और 80 हो गए, तो उस केस में आपके n तो हो गया 3 पद इसलिए, और आपके a क्या बन गया, a बन गया 20। ठीक है, बस पुट करो इसके अंदर आगे, तो ये तो कोस 60 का मान रखो 1/2, ये तो अपने 8 बना देगा इसको, तो बार वाले को। तो अब अंदर जो बच रहा है वो बन रहा है आपके साइन 2 पावर 3a अपॉन a का मतलब रखो ना वैल्यू a की भी, तो ये कितना हो जाएगा 20, और नीचे 2 पावर कितनी 3 और ये साइन 20, तो क्या बना आपके देखो 8, और ये 1/8 हो ही रहा, और ये बन रहा आपके साइन 8, 8 दूनी 16, 160 बटा साइन 20, तो ये तो हो गया 1, और ये बन जाएगा देखो आप 180 माइनस 20 अपॉन साइन 20, तो ये आ गया 1। देखो आप आ गया आंसर। ऐसे आप करना पड़ेगा आपको। ये अगर पद हो सकता है वो 4 तक भी बढ़ा दे, तो ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आपको सेम यही तरीका अपना लेना है। लीजिए हम आ गए हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर में क्वेश्चन क्या दे रखा है कि ओमेगा नॉट इक्वल टू 1, जबकि ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1, यानी कि ओमेगा क्या है, इकाई का घनमूल। अब ये कह रहा है कि 1 प्लस ओमेगा पावर अगर 7 है और ये इक्वल आ रहा है a प्लस बी ओमेगा, तो आपको ए बी कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। जो आपको करना है सीधा सीधा काम हो रहा है, आपके पास में 2 ही तो चीजें मालूम है। एक तो आपको ये बात है कि ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1, दूसरी बात ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 0 है। तो उस केस में अपन इस 1 प्लस ओमेगा को क्या लिख लेंगे, यहां से 1 प्लस ओमेगा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो इस टर्म को आने दो आप क्या, माइनस का ओमेगा स्क्वायर होल पावर 7, ये a प्लस बी ओमेगा चलने दो। अब ये बन जाएगा आपके माइनस का क्या, 7 दूनी 14, पावर में है ओमेगा पावर 14 इक्वल टू a प्लस बी ओमेगा, और ये बन जाएगा 1 ओमेगा स्क्वायर बाहर ले लो, तो ये ओमेगा 12 हो जाएगा। हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें ओमेगा क्यूब बनाना है, को ओमेगा क्यूब होता है 1, इसलिए। तो ये आपके माइनस ओमेगा स्क्वायर और ये ओमेगा क्यूब पावर 4, ये आपके a प्लस बी ओमेगा, और ये माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ये हो गया 1 a प्लस बी ओमेगा, और ये माइनस ओमेगा स्क्वायर क्या होता, फिर से 1 प्लस ओमेगा, तो ये a प्लस बी ओमेगा। आप कंपेयर कर लें, a की वैल्यू 1 और ओमेगा का गुणांक b, इधर ओमेगा का गुणांक 1, तो उस कंडीशन में आपके a b जो बना वो क्या बन गया 1 1। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, ये 11th क्लास के बेस्ट है। अब ये कह रहा है कि एक जगह समीकरण दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, इसके मूल दे रखे हैं, रूट दे रखे हैं अल्फा बीटा, और ये कह रहा है कि अल्फा पावर 2025 प्लस बीटा पावर 2025 की वैल्यू फाइंड करनी है। हम एक काम करते हैं, सबसे पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस यानी कि प्लस 1 रूट, तो ये रूट 3 आइटा अपॉन 2 हो जाएगा। मतलब आपके x इक्वल टू 1 प्लस रूट 3 आइटा अपॉन 2, 1 माइनस रूट 3 आइटा अपॉन 2 आ जाएगा। अब इस केस में अपन, क्योंकि जब कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं
तो उस केस में इसमें क्या खास बात है, ये एक मूल ये आपके हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा, ठीक है। अब इसमें जो खासियत किसकी क्या है, अगर मैं इसको ओमेगा और इसको ओमेगा स्क्वायर ले लूं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स अपन एक मूल दूसरे का वर्ग होता है, तो उस केस में अब ये ले तो लिया मैंने, लेकिन यह एक गड़बड़ है। हमें पहले यहाँ पर मूलों का योग और गुणनफल निकालना पड़ेगा, इससे हमारे को एक क्लू मिलेगा। अल्फा प्लस बीटा क्या है 1, और अल्फा बीटा भी इससे 1 आ रहा है, माइनस बी पोने और सी पोने से, ठीक है। यानी दोनों मूलों का गुणनफल भी एक है, योगफल भी एक है। तो देखो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ दोनों माइनस ले लेता हूँ, तो देखो गुणनफल 1 आ रहा है, और अगर जोड़ोगे तो क्या आ रहा, माइनस बाहर ले लो, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो ये माइनस, और इसका क्या होता है -1 है तो 1 आ रहा है। तो मैं ये दोनों के साइन चेंज कर दिया। अब मैं जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है, अल्फा पावर 2025 प्लस बीटा पावर 2025, तो अल्फा की जगह तो मैं लिख देता हूं माइनस का ओमेगा, और ये 2025 प्लस और माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ऊपर पावर 2025 बन जाएगा। तो ये देखिए आप 2025 में 3 का भाग जा रहा है 675 बार, तो मैं इस माइनस को तो ले लेता हूं बाहर, और ओमेगा क्यूब करके और पावर कर लेता हूं 675। फिर यहां पर भी मैं -1 बाहर ले लेता हूं, और ओमेगा स्क्वायर है तो मैं ओमेगा स्क्वायर का 2 बाहर ले लेता हूं, और अंदर बना देता हूं ओमेगा क्यूब, और बाहर 675 और एक 2 बाकी था, तो ये 2 ऊपर कर दो। तो आप देखो ओमेगा क्यूब 1 होता है, तो ये -1, फिर प्लस ये भी -1, तो ये कितना आ गया माइनस का 2 आंसर। ऐसे आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। हो सकता है ये 2025 की जगह 2026 कर दे, तो 26 करते ही आपको एक ओमेगा बाहर लेना पड़ेगा अलग से, तभी 3 का भाग जाएगा, तो आपको ओमेगा बाहर करके नहीं फिर करना पड़ेगा। मतलब ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा या कैलकुलेशन में। बाकी आपके क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप इजी में कर लोगे। अब हम बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन है वो हमारे सेट थ्योरी की तरफ। आपने सेट थ्योरी के सारे फॉर्मूले पढ़ रखे हैं, आपको ये पता है, लेकिन क्वेश्चन जब आता है सामने तो वो ऐसा बना देता है लैंग्वेज कि वहां हमें बहुत सोचना पड़ता है। यहाँ देखिए ए और बी 2 सेट है, ये कह रहा है कि Na4 NB 7 है, यानी ए और बी में वैल्यू कितनी है, नंबर एलिमेंट्स की 4 और 7। ये कह रहा है मैक्स और मिनिमम वैल्यू ऑफ Na यूनियन बी, अधिकतम और न्यूनतम वैल्यू क्या होगी Na यूनियन बी। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, Na यूनियन बी इक्वल टू Na प्लस NB माइनस N, यानी लगाना यह लगाना इंटरसेक्शन बी। ये फॉर्मूला आप जानते हो, नया कुछ भी नहीं। तो फिर हमें इसमें क्या जानकारी होनी जरूरी है, हम पहले एक काम करते हैं, ठीक है। सबसे पहले मिनिमम वैल्यू होने के लिए आपके अगर ये Na यूनियन बी मिनिमम होगा यदि आपके पास में A सब एंड इक्वल सेट बी होगा, तो उस कंडीशन में सीधा सीधा आपके Na यूनियन बी क्या हो जाएगा, डायरेक्टली वो हो जाएगा आपके NB के इक्वल। तो ये कितना आ गया आपके 7 आंसर। अब सेकेंड बात हम करें कि Na यूनियन बी आपके मैक्सिमम हो, तो मैक्सिमम होने के लिए सीधी सीधी कंडीशन अब आपके पास में क्या होनी चाहिए, ये होनी चाहिए Na इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5, इसमें कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए। तो ये चीजें तो दिमाग में होनी ही चाहिए कि आखिर ये हुआ कैसे। आप मुझे बताना कि ये कंडीशन कैसे बनी और ये कंडीशन कैसे बनी, पता नहीं चला तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इनको क्लियर कर दूंगा। आप कमेंट करके जरूर बताएं, और ताकि मैं इसको क्लियर कर दूं, ठीक है। ये दोनों ही कंडीशन आपकी ध्यान रखनी है। तो उस कंडीशन में आपके ये क्या बन जाएगा, Na यूनियन बी इक्वल टू Na प्लस NB 5 0 हो जाएगा। तो उस कंडीशन में ये आपके कितना 4, ये 7 यानी कि 11। तो आपके मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइनली आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, 7 और 11। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर।
अब चलते हैं अपन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर क्या है, इसमें जो क्वेश्चन दिया है कि एक लाइन है, उसकी दो आसन्न स्थितियों में एडजेसेंट कंडीशन में जो दिक्कोजाएं हैं वो LMN और L प्लस डेल्टा एल M प्लस डेल्टा M N प्लस डेल्टा N है। तो उस कंडीशन में ये डेल्टा L का होल स्क्वायर प्लस डेल्टा M होल स्क्वायर प्लस डेल्टा N होल स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा है। अब यहाँ हम जो नियम जानते हैं सीधा सीधा वो यूज कर लेते हैं। पहला नियम तो हम ये जानते हैं कि दिक्कोजाओं में L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर 1 अप्लाई होता है। तो अगर ये होता है तो दूसरी कंडीशन में L प्लस डेल्टा L होल स्क्वायर M प्लस डेल्टा M होल स्क्वायर N प्लस डेल्टा N होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू भी आपके 1 होनी चाहिए। तो उस कंडीशन में ये हो जाएगा L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर 2L डेल्टा L 2M डेल्टा M 2N डेल्टा N प्लस डेल्टा L होल स्क्वायर डेल्टा M होल स्क्वायर डेल्टा N होल स्क्वायर इक्वल टू 1। आपके ये हो जाएगा 1, ये 1 से ये तो कैंसिल हो गया, ठीक है। अब आप इसको यही छोड़ दो, इसको अपन बाद में यूज करेंगे। अब अपन निकाल लेते हैं कोस थीटा। देखो क्योंकि बहुत छोटा एंगल है तो कोस डेल्टा थीटा लेंगे। ये होता है L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। तो ये हो जाएगा L प्लस डेल्टा L M इंटू M प्लस डेल्टा M और N इंटू N प्लस डेल्टा N, ठीक है। अब इसमें कर लो मल्टीप्लाई, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर प्लस L डेल्टा L M डेल्टा M N डेल्टा N, ठीक है। ये तो हो गया 1। अब L डेल्टा L इस पूरे की वैल्यू अपन कहाँ से, क्योंकि ये तो 0 हो रहा है तो हम यहाँ से पुट कर सकते हैं दिस इक्वल टू दिस, और ये 2.2 तो -1/2, और ये हो जाएगा डेल्टा L होल स्क्वायर डेल्टा M होल स्क्वायर डेल्टा N होल स्क्वायर। और अब सेम ये टर्म यू के यू इधर शिफ्ट कर दो आप, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा 1/2 डेल्टा L होल स्क्वायर डेल्टा M होल स्क्वायर डेल्टा N होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कोस डेल्टा थीटा। तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर डेल्टा थीटा, ये 2 उधर भेज दो 4 हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली मैं इसको आगे अभी ये साइड ले रहा हूँ, ये 2 उधर भेज दिया मैंने। तो उस कंडीशन में आपके जो राइट हैंड साइड बनेगी वो बन जाएगी 4 साइन स्क्वायर डेल्टा थीटा बाई 2, ठीक है। तो ये इसको क्या लिखोगे आप 2 साइन डेल्टा थीटा बाई 2 होल स्क्वायर। अब क्योंकि डेल्टा थीटा बहुत छोटा है, ठीक है, तो हम साइन को रिमूव कर सकते हैं, ओनली डेल्टा थीटा खाली एंगल्स ले लेंगे होल स्क्वायर, 2 से 2 कैंसल, तो ये डेल्टा थीटा का होल स्क्वायर, दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। ये तो इसने पूछा था इसकी वैल्यू। तो ये अपने को ध्यान रखना पड़ेगा, इसमें मैंने नया फॉर्मूला कुछ भी नहीं लगाया, एक ही फॉर्मूला है, इसी को ऊपर नीचे किया है। और आंसर वैसे भी ये पुराना एक मतलब रिजल्ट जो है ना प्रिपेयर्ड रिजल्ट है, इसको सोल्व करने के बजाय हम डायरेक्ट रिजल्ट भी याद रखें तो भी बेटर होगा। अगला क्वेश्चन भी लाइन का है, स्ट्रेट लाइन का। यहाँ आपके पास में 2 लाइन दे रखी है, एक लाइन तो है आपके पास में L1, दूसरी लाइन कह रहा है कि L2 है, और ये कह रहा है कि L1, नीचे लिख लेता हूं मैं, L1 परपेंडिकुलर टू L2 है। तो आपको A डेज प्लस C डेज की वैल्यू फाइंड करनी है, ये पूछ रहा है। अब यहाँ हम क्या करें, इसको सिमेट्रिक फॉर्म में बदल लेते हैं इस पूरे को। तो ये क्या बनेगी, देखो x माइनस बी अपॉन इक्वल टू y। ध्यान देना ay था ये, तो मैं इसमें a और इसके अपॉन 1 कर लेता हूं, फिर a से ही इसको z को भी लेता हूं, तो ये z माइनस डी इक्वल टू सी वाई, ठीक है। तो यहां पर भी मैं y कर लेता हूं और c दोनों के अपॉन में भेज देता हूं, ये तो कट जाएगा c, यहाँ तो 1 रह जाएगा, ठीक है। अब सेम कंडीशन इसके लिए भी अप्लाई करता हूं मैं, तो यहां हो जाएगा x माइनस बी डेज अपॉन a डेज इक्वल टू y अपॉन 1, और दूसरा बन जाएगा z, है ना।
तो जेड माइनस डी डेज इक्वल टू सेम नीचे क्या सी डेज, और ये y/1 बन जाएगा। देख लो सेम कंडीशन बन गई, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो उस केस में हमारे ये जो दो लाइन बनेगी वो कैसे बनेगी, वो लाइन बन जाएगी L1 तो बनेगी x माइनस बी अपॉन ए इक्वल टू y/1 इक्वल टू जेड माइनस डी अपॉन सी, और L2 बन जाएगी आपके x माइनस बी डेज अपॉन ए डेज इक्वल टू y/1 जेड माइनस डी डेज अपॉन सी डेज। दोनों लाइन सिमेट्रिक फॉर्म में आ गई और अब हमारा काम खत्म हो गया। ये रिजल्ट आने वाला है। जब ये लंबवत है तो उस कंडीशन में आपके कंडीशन क्या होती है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। तो उस कंडीशन में a1 a2 भले l1 l2 कर दो, बात एक ही है। तो ये a डेज प्लस 1 इंटू 1 प्लस c डेज इक्वल टू 0। तो ये a डेज प्लस c डेज इक्वल टू क्या आ गया, -1, यानी -1 इसकी वैल्यू आ रही है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, कितने सारे एग्जाम्स के अंदर इसको पूछा गया है। यहां कह रहा है कि पैराबोला एक ऐसा है, यानी y² इक्वल टू 16x, ये पैराबोला है। इस पैराबोला पर एक नॉर्मल यानी कि px1 y1 से अभिलंब खींचा जाता है। ये अभिलंब दोनों अक्षों के साथ में समान एंगल बनाता है। तो उस केस में इस पॉइंट px1 y1 के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ये इसने पूछा है। अब आपको याद होगा कि पैराबोला का जो अभिलंब होता है, उस अभिलंब के निर्देशांक जो होते हैं वो क्या होते हैं, am² माइनस 2am। अब आप कहोगे कि ये तो मैं याद नहीं, जाना दो, नहीं याद नहीं है तो आपको ये तो पता होगा कि पैराबोला के टेंजेंट का इक्वेशन जो होता है वो होता है y/1 इक्वल टू 2ax प्लस x1। अब अभिलंब की बात करें अगर नॉर्मल की, तो नॉर्मल क्या होता है, y माइनस y1 इक्वल टू, और इसकी मान लो इसका ढाल m है तो इसका ढाल क्या हो जाएगा, माइनस का 1/m और x माइनस x1। तो y माइनस y1 इक्वल टू, इसकी जगह इसका क्या बैठ जाएगा, ये 2a अपॉन y1 है ना। क्या ध्यान रखना है यहाँ, इसका ढाल अगर ये है, क्योंकि दोनों लंबवत है तो हमें ये शर्त ध्यान रखनी होगी m1 m2 इक्वल टू -1। तो अगर इसका ढाल 2a अपॉन y1 है ना, तो इसका नॉर्मल का क्या हो जाएगा, जस्ट माइनस करके y1 अपॉन 2a। तो यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा y1 अपॉन 2a। अब अगर इसका ढाल मान लो, अगर अपन इस नॉर्मल का ढाल अगर m डेज माने तो ये m डेज इक्वल टू क्या होगा, माइनस y1 अपॉन 2a। तो एक तरह से ये y1 इक्वल टू माइनस 2a m डेज हो गया। अब जब y1 आ गया तो y1 आप पैराबोला में पुट कर लो तो आपके x1 भी आ जाएगा am²। तो ये इस तरीके से अगर आप निकलोगे तो अब यहाँ आपके जो कंडीशन बनेगी वो क्या बनेगी, क्योंकि यहाँ पर अगर कंपेयर करें तो 4a इक्वल टू 16, तो a इक्वल टू 4 आ गया। ठीक है, अब आप इसमें पुट कर लो तो a p, अच्छा पुट क्या करोगे, अभी m का मामला गड़बड़ है ना, m कहाँ से लाओगे, यहाँ तो डिजिट दे रखे, दोनों अक्षों से समान एंगल बनाता है। इसका मतलब आपके m जो है ना, m वो आपके π/4 है, 1045, यानी उसकी वैल्यू क्या हो गई 1। तो उस कंडीशन में a तो आपके हो गया 4 और 1² कॉमा माइनस, और a का मतलब 4, m का मतलब 1। तो ये आपके p के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, 4 माइनस का 8। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। लीजिए टॉपिक ही चेंज आपका, कहाँ 2D में चल रहे थे, अब आगे अपन लिमिट्स वाले में। यहाँ देखिए इसने परमुटेशन कॉम्बिनेशन को लिमिट में डाल दिया है, कंफ्यूज नहीं होना है, हमें जो फॉर्मूले याद रखने थे वही रख लीजिए। आप देखो NC3 क्या होगा, अगर ये आपको याद हो तो NCR इक्वल टू होता है
फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r n माइनस r, तो ये क्या बन जाएगा फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 3 और ये फैक्टोरियल n माइनस 3। और अगर np3 की बात करें तो फर्क कुछ भी नहीं है, ये r हट जाता है ओनली, मतलब क्या रहा npr इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस r, ये होगा। अब तो यहाँ क्या हो गया n माइनस 3, ठीक है। अब क्योंकि ये माइनस करना है तो सीधा सीधा आप एक काम करो, nc3 माइनस np3 अलग से कर लो, तो जो इसमें कॉमन आ रहा है या सेट कर लो ना, क्योंकि n माइनस 3 है, तो ये टर्म यानी कि n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 और फैक्टोरियल n माइनस 3, ये तो हो गया पहले वाले का, ठीक है। और नीचे क्या बेटा का फैक्टोरियल 3 का मतलब 6 और ये फैक्टोरियल n माइनस 3। और ऐसे ही माइनस इसकी बात करें तो ये माइनस, ये वाला माइनस, और ये हो जाएगा n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 फैक्टोरियल n माइनस 3 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 3। ये कैंसल, ये कैंसल। अब इन दोनों में क्योंकि अपोन में आपके 1 n क्यूब था तो बाद में यूज कर लेंगे, तो ये आपके जो टर्म बच रही है दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में कॉमन आ रहा है n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 और अंदर बच रहा है पहले वाले में 1/6 माइनस 1, ठीक है। तो ये आ गया आपके n और n स्क्वायर माइनस, क्यों मल्टीप्लाई करते जाने था ना आप, ये कितना बच रहा है देख लो खाली आप, तो माइनस का 5.6 और अंदर आपके ये n माइनस 1 n माइनस 2 बच रहा है। अब आपके इस पूरे के अपोन में क्या था, n क्यूब लिमिट भी था, तो अपन ये यही करके नहीं ये 1/n क्यूब कर दें, तो ये इसके अंदर भी आपके n क्यूब आ जाएगा। अब ऊपर से आप n क्यूब कॉमन ले लो, तो फाइनली ये आपके बनेगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी और ये माइनस का 5.3 और ऊपर से आप अगर n क्यूब कॉमन लेते हो तो यह 1 माइनस 1/n और 1 माइनस 2/n बच गया। और नीचे n क्यूब आपका पहले ही चल रहा था, n क्यूब से n क्यूब कैंसल। अब n की जगह आप लिमिट पुट कर दें तो ये बचेगा आपके माइनस का 5.6 और यहाँ ये 0 और ये 0, तो फाइनली आंसर आपके क्या आ गया माइनस का 5.6 आंसर। ये इसे आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो है आपके लिमिट का, यहाँ आपके साइन दिख रहा है, मैं इसको सीधा सीधा चेंज कर रहा हूँ, देखना y टेंस टू इन्फिनिटी और ये साइन 1/y, तो मैं इस y को भी 1/y लिख देता हूँ, फिर माइनस लिमिट y टेंस टू इन्फिनिटी 1/y। ऐसा करने से हमारे एक फॉर्मूला बन गया है साइन थीटा अपॉन थीटा लिमिट थीटा टेंस टू 0, तो उस कंडीशन में आपके ये क्या बनता है 1, तो अब यहाँ बन रहा है इनफाइनाइट। देखो तो क्या बनेगा ये आपके, ये बन जाएगा y। अब आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे आपने ये किया इसमें, तो आपको y इक्वल टू 1/x लेना पड़ेगा। तो ऐसे करने से आपके ये क्या बन जाएगा, क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, लिमिट y x टेंस टू आपके 0 बन गया और ये साइन x अपॉन x माइनस x बन जाएगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में आपकी ये टर्म तो बन गई 1, ये 0, तो ये 1 इसका आंसर हो जाएगा।